नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। और अभी अधिक समय न लेते हुए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा, इस सेमिनार की अति विशिष्ट अतिथि हमारी माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी से निवेदन करूँगा कि वे अपना आशीर्वाद देने का दर्शन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर की। बताने की जोशीमठ आपदा को लेकर आज सचिवालय में बैठक होगी। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भू धसाव को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे। राहत बचाव के कार्यों पर भी चर्चा होगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जोशीमठ आपदा को लेकर आज सचिवालय में अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें आपको कि सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम धामी की मौजूदगी में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर, भू धसाव को लेकर दरअसल अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कितना एरिया ऐसा है जो अभी लगातार भू धसाव की कंडीशन से जूझ रहा है। राहत बचाव कार्य जो है वो कितनी तेजी के साथ किए जा रहे हैं, उनको लेकर के भी चर्चा होगी। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम धामी जो है वो बैठक करने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे। खुद एक बैठक अहम होने जा रही है, तो सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जो अहम बैठक आज होने जा रही है, यहाँ पर राहत बचाव को लेकर क्या कुछ काम है, जोशीमठ आपदा को लेकर सचिवालय में ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें अधिकारियों से तमाम जानकारी ली जाएगी और साथ ही साथ राहत के बचाव के जो काम वहां पर किए जा रहे हैं वो कितनी तेजी के साथ किए जा रहे हैं, इस पर भी लेकर के चर्चा होगी, इसकी भी जानकारी लेंगे। तो देहरादून में आज जोशीमठ आपदा को लेकर सचिवालय में अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी करेंगे। तो धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, भू धसाव को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे और इसके अलावा जो राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी हितेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, और क्या कुछ खास जानकारी, आज अहम बैठक होने जा रही है, राहत बचाव के कार्यों पर कहा जा रहा है चर्चा होगी, इसके अलावा भू धसाव को लेकर के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेंगे, और क्या कुछ अहम खबर? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ को लेकर जो अपडेट अब सामने आ रही है, लगातार जो रंजीत सिन्हा है जो आपदा सचिव है, वो लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं और अब निर्णय निकल कर यह आया है कि जो वहां के लोग हैं उनको 100 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको विस्थापित कर दिया गया है। इनको नीचे अच्छी जगहों पर पलायन करा दिया गया है। उनको रहने के लिए भत्ता, खाने के लिए, भोजन के लिए पैसे उनको वहां पर दिए जा रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब जोशीमठ को लेकर संजीदा है। काफी लगातार अपडेट, पल पल की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और इसी लिहाज से आज 12 बजे सचिवालय में बैठक होनी है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। लगातार उसमें सारे अधिकारी, आपदा से जुड़े हुए सभी अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और राहत बचाव के लिए क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जी हितेश, त्यागी एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, क्या जो वो सिलसिला था दरारें आने का मकानों में, क्या वो अभी बदस्तूर जारी है, या जो लोगों को शिफ्टिंग कही जा रही थी, जो घर चिन्हित किए जा रहे थे, क्या वो काम अभी भी सरकार की तरफ से हो रहा है? मतलब अभी भी घर ऐसे हैं जिनमें दरारें लगातार आ रही हैं, वहां पर कंडीशन क्या है अभी इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में जो दरारों का जो मामला है वह अभी तब तक हम साफ नहीं कर पाएंगे जब तक वहां पर जो बारिश है, बारिश होगी, बारिश होने के बाद में भू धसाव का मामला सामने आएगा। तो उसी असमंजस में वैज्ञानिक भी अभी फंसे हुए हैं। लगातार वैज्ञानिकों की टीम वहां पर है, लेकिन अभी जो दरारों की अगर हम बात करें, अभी दरार है वो बढ़ नहीं रही है, दरारों का मामला अभी बढ़ा नहीं है। लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं हुआ कि जब तक भारी बर्फबारी और भारी बरसात के बाद ही यह साफ कहा जा सकता है कि अब दरार यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि अभी असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगर बारिश आएगी तो वहां पर वास्तव में 101% वहां पर जो भू धसाव है वो होगा ही होगा। तो उसी के लिहाज से जो परिवार है वो पलायन करा दिए गए हैं और अभी जो भवन है उनको अभी नहीं गिराया गया है। इसको लेकर भी आज अधिकारी सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक करेंगे। कुल मिलाकर के राहत बचाव कार्य जो वहां पर किया जा रहा था, तो ये मौसम का जो बदला मिजाज है, बिगड़ा मिजाज है, ये एक तरीके से परेशानी खड़ा कर रहा है वहां पर, हितेश?
जी बिल्कुल, देखिए अभी बरसात का मौसम है और जो जिस तरीके से सर्दियों की जो बरसात है और जोशीमठ जैसा क्षेत्र, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर टनल बनाई गई है, जेपी के जो प्रोजेक्ट है उन पे रोक लगा दी गई है। तो उसी के लिहाज से, क्योंकि बरसात के बाद अगर भूधसाव होता है तो उसी की दृष्टि से सरकार वहाँ पर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। और जितने भी अधिकारी है वो वहाँ पर सभी मौजूद है, वैज्ञानिकों की टीम वहाँ पर मौजूद है, एनडीएमए लगातार वहाँ पर काम कर रहा है। तो उसी के लिहाज से अब प्रतीक्षा इसी चीज की है कि बरसात के बाद में क्या वास्तव में मकान दरार बढ़ेगी या मकान गिरेंगे या खुद से जो चीजें हैं उन्हीं पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। ठीक है हितेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे और भी अपडेट लेंगे और खबरों पर। तो देहरादून उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश की आशंका जताई जा रही है। 30 जनवरी तक आपको बताने की बदले मौसम का मिजाज जो है वो दिखाई देगा। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर के कि आने वाले दिन जो है वो पहाड़ों के लिए और भी खतरनाक होंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश की आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और 30 जनवरी तक बदले मौसम का मिजाज जो है वो दिखाई देगा। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। हमारे सहयोगी हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश का हम रुख कर लेते हैं। हितेश, कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो पहले से ही ठंड की मार झेल रहे थे पहाड़वासी, अब ऐसे में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन्हें 30 जनवरी तक। तो बिना बारिश के सर्दी का मौसम अच्छा यहाँ के लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि लगातार धारचूला, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली या फिर देहरादून हो, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। जो विक्रम सिंह है मौसम के निदेशक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पर्यटक जो बाहर से आ रहे हैं पूरी अपनी तैयारी के साथ आए, उत्तराखंड का दौरा तभी करें क्योंकि यहाँ पर ठंड अब बढ़ने वाली है। पर्यटक लगातार मसूरी का दौरा कर रहे हैं, पर्यटक लगातार अब जोशीमठ हो या फिर कई ऐसे क्षेत्र है, ओली जैसे, चंबा या फिर चोपटा हो, वहां पर रुक पर्यटक कर रहे हैं, ऋषिकेश का रुक यहाँ पर कर रहे हैं। और भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। अधिकारी भी लगातार, और आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो भी अब अलर्ट मोड पर है। ठीक है हितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी, चमोली में बर्फबारी की आशंका है। नैनीताल के और समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां पर आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोशीमठ नगर क्षेत्र में संचालित राहत और बचाव कार्यों के संबंध में बातचीत की और जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा, दरार वाले भवनों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अभी तक जोशीमठ में दरार वाले 863 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। जोशीमठ में 180 LMP पानी का रिसाव हुआ है और अभी तक 218 परिवारों के 933 सदस्यों को विस्थापित किया जा चुका है। साथ ही 261 परिवारों को अब तक 3.45 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि प्री फैब्रिकेटेड भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का, एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड सरकार जोशीमठ भू धसाव को लेकर लगातार काम किए जा रही है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जोशीमठ मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और दैनिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास को भेजी जाए, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में सतपाल महाराज का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र
की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धंसा है और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। मैं समझता हूं कि जोशीमठ पाताल लोक में नहीं गया है, वहां पर महफूज खड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि पूरी सब मदद जो है जोशीमठ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि जोशीमठ की हर संभव मदद की जाएगी। सीएम साहब ने 2-3 इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा की। एक तो जो अभी बारिश और बर्फबारी हुई है उसके संबंध में निर्देश दिया है सर ने कि कहीं पर भी लोगों को कोई दिक्कत ना आए ठंड से और जो बारिश हो रही है। अगर और लोगों को राहत शिविर में ले जाने की आवश्यकता है ले जाएं और राहत शिविरों में हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था हो तो वो कर दी गई है। दूसरी चीज़ सर ने कहा कि जो विस्थापन होना है, राहत पैकेज बननी है, उसके संबंध में पूरी डेटा एक डेटा रखी जाए और उनमें ये भी सुनिश्चित किया जाए जो रोज़गार लोगों के जो क्षति हो रही है, लाइवलीहुड की जो क्षति हो रही है उसके संबंध में भी ध्यान रखा जाए। देखिए, जोशीमठ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजिंद्र अजय जी, उनको पूर्ण रूप से अपना विशेष प्रतिनिधि बनाया है। कल उन्होंने वहां पर बैठक भी ली, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली, डीएम्स की बैठक ली। जो लोग वहां पर लगे हुए हैं आपदा के लिए, जो लोग आपदा में जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, जिन जिन अधिकारियों की, उन अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है और किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी इस जोशीमठ के जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको किस प्रकार से हमने राहत शिविरों से उनको उनके घरों तक ले जाएं, किस प्रकार से उनके घरों को बसाने का काम करें, सारी चीज़ों पर सरकार फोकस पर काम कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे देहरादून कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज की। आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने औचक निरीक्षण किया है, संस्कृति निदेशालय का औचक निरीक्षण किया है। निगम मुख्यालय भी पहुंचे हैं सतपाल महाराज। लंबित पड़े बिलों के शीघ्र भुगतान करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जिन्होंने औचक निरीक्षण किया। देहरादून से यह अहम खबर बता दें आपको कि संस्कृति निदेशालय पहुंचे थे वो, यहाँ पर जाकर के उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज निगम मुख्यालय भी पहुंचे और यहाँ पर जाकर के उन्होंने जो हालात थे उनको देखा, जायजा लिया। जो लंबित पड़े बिल थे उनको शीघ्र भुगतान करने के निर्देश इस दौरे के दौरान, इस बातचीत के दौरान जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने दिए हैं कि जो भी बिल लंबित पड़े हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। तो संस्कृति निदेशालय पहुंचे थे, यहाँ पर जाकर के औचक निरीक्षण किया था। निगम मुख्यालय भी पहुंचे थे सतपाल महाराज। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त निगम मुख्यालय पहुंचे और लंबित पड़े जो बिल थे उनके शीघ्र भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं सतपाल महाराज की तरफ से। गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धंसा है और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। मैं समझता हूं कि जोशीमठ पाताल लोक में नहीं गया है, वहां पर महफूज खड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि पूरी सब मदद जो है जोशीमठ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि जोशीमठ की हर संभव मदद। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी बसंत पंचमी के त्योहार को लेकर के बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं, जिससे राह चलते लोगों की जान को खतरा तक बन जाता है। बता दें कि इसी समस्या को लेकर आज हरिद्वार में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आज एक युवक यमराज बनकर खुद सड़क पर उतरेगा और लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। साथ ही कोतवाली और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। अगर
हमने चाइनीज बंदे का हम उसके साथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से निवेदन है। माझा के विरुद्ध जो है मैंने संबंधित थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया है और मैंने स्वयं भी छापेमारी की है, लेकिन उनकी दुकानों में, उनके घरों में भी छापेमारी की है, लेकिन नहीं मिला है। अब इन लोगों का कहना है कि ये अपनी दुकानों में नहीं रख रहे हैं, बल्कि 4-6 घर दूर ये अपने किसी प्राइवेट, किसी अन्य के मकान में रख रहे हैं। तो अब जैसे पता चलेगा तो हम लोग उन घरों में भी जो है छापेमारी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इसी तरह करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडेर का। संजय, जिस तरीके से ये अच्छी बात है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मांझे की बिक्री पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पहल जो लोगों को कर रहे हैं, ये पहल सरकार को करनी चाहिए, सरकार को जागरूक करनी चाहिए, सरकार को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? क्यों बिक्री हो रही है? क्योंकि अगर बिक्री ही नहीं होगी तो हादसों में कमी अपने आप आएगी। निश्चित तौर पर निदा, ये पहला साल नहीं है, हर साल इसी तरह देखते हैं हम। जब बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक आता है, चाइनीज मांझा बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि इस मांझे से कई लोग हादसे के शिकार भी हो चुके हैं और अभी बीते दिनों एक बच्ची घायल हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर आप चाइनीज मांझा लेते हैं या फिर दुकानदार बेचता है तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक अनोखा प्रदर्शन भी हरिद्वार में देखने को मिला। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खुद एक व्यक्ति यमराज बना हुआ था और उसने लोगों को समझाया है कि अगर चाइनीज मांझा लोगे या फिर दुकानदार से खरीदोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि बसंत पंचमी में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में लगातार ही चाइनीज मांझे की बिक्री भी बढ़ जाती है। हालांकि इसको लेकर जो सिटी मजिस्ट्रेट है अवधेश जी, उन्होंने लगातार ही दुकानदारों और जो लोग हैं उन्हें सक्रिय रहने के लिए कहा है। अगर कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचता है तो उसके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हरिद्वार पुलिस भी लगातार दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि जो दुकानदार होते हैं वो चोरी छुपे से मांझा बेचते हैं। ऐसे में लगातार उन जगहों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर भविष्य में भी कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार चाइनीज मांझे को बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। अगली खबर हरिद्वार के भादराबाद स्थित द एंजल्स एकेडमी स्कूल से है, जहां पर परीक्षा पर चर्चा और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कई स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। डॉक्टर निशंक ने चित्रकला प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उस संवाद के जरिए उनकी हौसला अफजाई भी की, जिसके बाद सांसद निशंक ने कहा कि चित्रकला प्रतियोगिता में हरिद्वार के 12 स्कूलों के करीब 700 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। वो सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज रश्मि जी ने और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जुड़ करके लगभग 12 विद्यालयों के परीक्षा पे चर्चा जो 27 को प्रधानमंत्री जी पूरे देश के छात्रों से संवाद करेंगे सीधा, और अभिभावकों और अध्यापकों से भी करेंगे। उससे पहले ये चित्रकला जो प्रतियोगिता है उसको किया। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर, सुनते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने जिनको सुना, लगातार इस प्रदेश के अंदर सभी बालिकाओं के लिए, सभी मातृशक्ति के लिए, लगातार उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, लगातार उनके पोषण के लिए काम करने वाली हमारी बाल विकास महिला सशक्तिकरण की मंत्री बहन आदरणीय रेखा आर्या जी हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, अध्यक्ष महिला आयोग और जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहन कुसुम कंडवाल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी एवं
कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्यारी बेटियाँ, सभी हमारी बालिकाएं, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सम्मानित होने वाली सभी बेटियों को मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं भगवती स्वरूप अपनी सभी बेटियों का, उन सभी को मैं आज, चूँकि आज आप ही का दिवस है, आज के दिवस पर सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। और जैसा बहन रेखा ने कहा कि सभी बेटियों के उत्थान के लिए, सभी बेटियों को शिखर पर पहुंचाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों का भी चयन करें, जिन क्षेत्रों में भी भविष्य में आप जाएं, उनके शिखरों को छूने का काम करें, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो। राष्ट्रीय बालिका दिवस जहां एक तरफ हमारी सरकार का भी ध्येय है कि हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए और शिक्षा भी उनको प्राप्त होनी चाहिए, ये हमारी प्रतिबद्धताओं को दोहराने और बालिकाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, जो हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, उसको और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी सरकार प्रदेश की सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों को हम उनके लक्ष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। हमारी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है और उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है और न ही हमारी इस देवभूमि के अंदर, जहाँ देवों का वास है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग धर्म, संस्कृति, अध्यात्म के लिए एक आस्था के रूप में, एक केंद्र बिंदु के रूप में हमारा राज्य माना जाता है, उस राज्य में है। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। अभी तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।